नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद वर्मा, ज्ञानदायिनी क्लास ऑनलाइन। तो आज हम काफ़ी दिनों के बाद यूट्यूब वीडियो के माध्यम के जरिए आप लोग के समक्ष एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम देखेंगे संकरण ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका। जी हाँ, आपने सही सुना और सही पढ़ा। इसमें हम देखेंगे कि जिस बच्चे को संकरण की परिभाषा भी नहीं आ रही है, वह बच्चा भी दिए गए यौगिक में ये बता देगा कि इसमें कौन सा संकरण मिलता है या कौन संकरण पाया जाता है। तो आज हम इसी विश्वास के जरिए आए हुए हैं कि अगर आप लोग यह वीडियो लगभग 20 से 25 मिनट की होगी और पूरा देख लेंगे तो लास्ट में यही कहेंगे कि हाँ, मैंने वीडियो तो बहुत देखा, पढ़ा तो बहुत, लेकिन इस तरह नहीं पढ़ा था। तो मेरे दोस्त, बात न करते हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पर। एक बात वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे हम कहना चाहते हैं कि दोस्तों, अगर आप हमें दिल से चाहते हैं और हमारे माध्यम के जरिए से जो भी वीडियो जाती है वो अगर आपके लिए लाभदायक है, आपके काम की है, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए दोस्तों, हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, संकरण ज्ञात करने का जो तरीका है उसमें पहला बिंदु क्या है, पहला पॉइंट क्या है। देखिए, अगर आपको कोई भी यौगिक दिया गया है, तो उस यौगिक में आप तत्वों को अलग करिएगा। क्या करेंगे? तत्वों को अलग करेंगे। जैसे दिया गया, मान लीजिए H2O दिया गया है, तो इसमें देखिए तत्व कौन है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो पहला स्टेप है कि किसको? तत्वों को अलग करना। तो इसमें से आप तत्व देखेंगे, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। उसके बाद फिर आप करेंगे दूसरा स्टेप क्या है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो देखिए, पहले हाइड्रोजन का करेंगे, एक होता है, आएगा विन्यास इसका 1, और ऑक्सीजन का करेंगे तो परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसका आएगा 2 और 6। दूसरा स्टेप यहाँ पे समाप्त होता है। तीसरा स्टेप आता है कि बाहरी कोषों के, जो आपने अभी तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया है, उसमें बाहरी कोषों के इलेक्ट्रॉनों को आप जोड़ लीजिए। जैसे हाइड्रोजन कितनी बार है? 2 बार है, इसलिए इसके बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन आया हुआ है, अतः हम इसे 2 से गुणा कर देंगे। पुनः एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ पर H2O में हाइड्रोजन 2 बार है, इसलिए H का हमने विन्यास किया तो क्या आया? 1 आया बाहरी कोष में, लेकिन हम 2 बार है इसलिए हमने इसे 2 से गुणा कर दिया, तो उत्तर आपका 2 आया। और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, और हमने क्या किया इसमें कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, 2 और 6 आया। अब हम क्या करेंगे तीसरे स्टेप में कि बाहरी कोषों के, ये हो गया हमारा बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉन और ये भी हो गया हमारा बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉन, इनको हम दोनों को जोड़ लेंगे। तो जोड़ने पर क्या मिलेगा? हमको 8 मिलेगा। तो हम करेंगे कि हमें कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन मिल गए। अब देखिए, ये जो 8 इलेक्ट्रॉन मिले हुए हैं, उसके लिए भी हमें एक सारणी देखना होगा। सारणी के माध्यम से हम बता सकते हैं कि जो हमें दिया गया है सूत्र H2O, इसमें कौन सा संकरण मौजूद है। तो देखिए, सारणी क्या है? सारणी ये है कि अगर बाहरी कोषों के, जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद अगर बाहरी कोषों में इलेक्ट्रॉनों का योग 2 से लेकर 8 तक आता है, तो उसे हमें 2 से भाग देना होगा। उसी प्रकार अगर बाहरी कोषों के इलेक्ट्रॉनों का योग 8 से लेकर 56 तक, कितना? 56 तक आता है, तो उसे हमें 8 से भाग देना पड़ेगा। उसी प्रकार 56 से अधिक इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो हमें किससे? 18 से भाग देना होगा। पुनः ध्यान दीजिए, आप कहोगे कि अगर हमने, जैसे ये हमारे पास दिया गया है जल, और हमने देखा कि हाइड्रोजन 2 बार है, अतः बाहरी कोष में इसके एक मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आया। उसी प्रकार ऑक्सीजन हमारे पास कितना है? परमाणु क्रमांक 8 होता है, और यहाँ पे 1 बार है, तो हमने इसका विन्यास किया। विन्यास करने पर 2 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन आता है, तो हमने देखा 2 यहाँ मिला बाहरी कोष का और यहाँ पे 6 मिला।
अब कितने हो गए, 8 हो गए। तो हमने इनको योग कर लिया, जोड़ लिया, तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने मिले, 8 मिले। अब देखेंगे इसमें कि अगर 2 से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन तक आया हुआ है तो हमें कितने से भाग लगाना पड़ेगा, तो हमें 2 से भाग लगाना पड़ेगा। आइए हम 2 से भाग देते हैं। अगला स्टेप, तो 8 को हम 2 से भाग देंगे तो आएगा हमारा 4। कितना आएगा, 4 आएगा। अर्थात भागफल जो यहाँ मिला वो 4 मिला। एक काम लास्ट में करना है कि यहाँ पे एक सारणी आपको और देखनी है। सारणी क्या है, देखिए, अगर जैसे आपने भाग दिया और भाग देने के बाद भागफल कितना आता है, 2, 3 इस प्रकार से आते हैं। तो देखिए, अगर यहाँ भाग देने के बाद भागफल 2 आता है तो sp संकरण होगा, और अगर भाग देने पर 3 आता है भागफल तो sp2 संकरण होगा। क्या होगा, sp2 संकरण होगा। उसी प्रकार अगर भाग देने पर भागफल 4 आता है तो क्या होगा आपका, यहाँ पे sp3 संकरण होगा, sp3 संकरण होगा। और अगर भाग देने पर भागफल 5 आता है तो sp3d संकरण होगा, और भाग देने पर अगर 6 आता है तो क्या होगा, यहाँ पे sp3d2 संकरण होगा। और लास्ट में देखिए अगर 7 आता है तो इसके लिए होगा आपका sp3d3 होगा। ये बात है। तो पुनः ध्यान दीजिए इस सारणी को। सारणी के माध्यम से आप कहोगे कि अगर भाग देने पर भागफल 2 आता है तो sp संकरण होगा, और अगर भाग देने पर भागफल 3 आता है तो sp2 संकरण होगा, भाग देने पर भागफल 4 आता है तो sp3 होगा। उसी प्रकार 5 आएगा तो sp3d होगा, 6 आएगा तो sp3d2 होगा, और 7 आएगा तो sp3d3 होगा। तो दोस्तों हमने यहाँ तक देखा। आइए अब हम बात करते हैं कि जल में कौन सा संकरण है जो हमें प्रश्न दिया गया है। तो 5वां और ये लास्ट स्टेप है। आइए हम इसकी बात करते हैं। तो देखिए हमें उत्तर मिल गया है कि भाग देने पर हमें क्या प्राप्त हुआ है, 4 प्राप्त हुआ है। सारणी में हमें देखना होगा कि 4 कहाँ पर है। तो 4 मतलब sp3 संकरण, अर्थात जल में sp3 संकरण मिलता है। क्या मिलता है, जल में sp3 संकरण पाया जाता है। चलिए हम देखते हैं कि दिए गए और भी यौगिक में हम संकरण को कैसे ज्ञात करते हैं। दोस्तों, यह सारणी बहुत काम की है, और जो टेबल ये बनाई गई है भाग देने वाली वो भी काम की है, अतः उसे नोट कर लीजिए। फिर आइए हम देखते हैं आगे। चलिए दोस्तों, कुछ हमारे पास उदाहरण है। इन उदाहरणों के माध्यम से हम समझते हैं कि संकरण को कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए 2-3 बच्चे हमें कह रहे हैं कि समझ में नहीं आया, तो कोई बात नहीं, आइए हम समझते हैं। तो संकरण ज्ञात करने का जो पहला तरीका है वह है कि तत्वों को अलग अलग कर दीजिए। तो यहाँ पे कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये समझ में आया होगा। उसके बाद अब करेंगे हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, विन्यास करने पर 2 और 4 आएगा। उसी प्रकार ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, विन्यास करने पर 2 और 6 आएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। पुनः देखिए, ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है 8 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर 2 और 6 आता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है, और विन्यास करने पर बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन आता है। लेकिन हमें एक बात का खास ध्यान देना है कि CO2 में कार्बन आपका 1 बार है, ऑक्सीजन 2 बार है। इसलिए हमें जो ऑक्सीजन का हमने विन्यास किया है वहाँ पर बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन में 2 से गुणा करना पड़ेगा, अर्थात हमें 6 को 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन 2 बार है। तो 6 गुणे 2 करेंगे तो 12 आएगा, ये आ गया। अब बाहरी कोश में हमें कितना मिला, 12 इलेक्ट्रॉन मिल गए, और कार्बन के बाहरी कोश में कितना मिला, हमें 4 मिला। तो बाहरी कोशों के इलेक्ट्रॉन को हम जोड़ लेते हैं। कितना, क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ लेंगे, तो मिले हमें कितना, 16 मिलेगा। 16 मिलेगा, ये समझ में आया होगा। फिर हमने टेबल पढ़ा था, टेबल अभी आपके बताई गई थी जस्ट पहले, थोड़ी देर पहले। तो उसमें था कि अगर 8 से 56 तक इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसे हम कितने से भाग देंगे, 8 से। तो करेंगे तो आएगा यहाँ पे भागफल 2। अगर 2 आता है तो कौन सा संकरण हमने कहा था, तो होगा आपका यहाँ पे संकरण sp।
क्या होगा, sp संकरण होगा। तो एक बात ध्यान दीजिए फिर से कि संकरण हम कैसे ज्ञात करते हैं। सर्वप्रथम दिए गए यौगिक में से तत्वों को अलग कर लेते हैं। फिर दूसरा स्टेप कि दिया गया जो यौगिक है उसमें से हमने तत्वों को तो अलग कर लिया, फिर उनका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने ये किया कार्बन का और ऑक्सीजन का। फिर हमने देखा कि जब विन्यास किया तो बाहरी कोश में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन आया और ऑक्सीजन के 6 आया, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास 2 बार है क्योंकि CO2 है और कार्बन 1 बार है। तो हमने बाहरी कोश के मतलब जो ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन आए थे उसका हमने क्या किया, मतलब 2 से गुणा कर दिया। तो यहाँ पे 12 आ गया और 4 ये 16 हो गए। अब 16 हो गया तो उसे हमने 8 से नियमानुसार जो अभी तक आपने तालिका देखा था उसमें दिया गया था कि अगर 8 से लेकर 56 तक इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसे हम कितने से भाग करेंगे, 8 से करेंगे। तो 8 से भाग देने पर हमें भागफल 2 प्राप्त हुआ, अतः इसमें sp संकरण होगा। उसी प्रकार हम देखेंगे कि PCl5 में फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में कौन सा संकरण है। तो देखिए P का परमाणु, पहले तो हम सबसे पहला काम करते हैं कि अब तो आपको याद होना चाहिए, रट हो जाना चाहिए कि पहला काम क्या है, तत्वों को अलग अलग कर लेना। दिए गए यौगिक में से तत्वों को अलग अलग कर लेना। तो अलग अलग करेंगे तो P मिलेगा और क्या मिलेगा, Cl मतलब क्लोरीन मिलेगा। तो विन्यास करेंगे अब हम इनका। तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है, तो विन्यास करने पर 2 8 5 आएगा, अर्थात फास्फोरस के बाहरी कोश में कुल 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर हम कहेंगे इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, विन्यास करने पर 2 8 7 इलेक्ट्रॉन आएगा। यहाँ तक हमको बराबर समझ में आ गया। अब हम करेंगे बाहरी इलेक्ट्रॉनों को जोड़ लेंगे, लेकिन ध्यान देने की बात यहाँ पे यह होगी कि Cl हमारे पास 5 बार है, तो हम क्या करेंगे 7 को 5 से गुणा कर देंगे तो 35 आ जाएगा। पुनः ध्यान से सुन लीजिए, PCl5 में फास्फोरस 1 बार है और क्लोरीन 5 बार है, अतः क्लोरीन के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो हमने 7 को 5 से गुणा कर दिया, 35 आ गए। अब 35 और ये 5 को हमें जोड़ना है क्योंकि बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन 35 है और यहाँ पे भी 5 इलेक्ट्रॉन है, तो जोड़ने पर 40 मिलेगा। क्या मिलेगा, 40 हमें प्राप्त होगा। तो हमने देखा कि बाहरी कोशों के इलेक्ट्रॉनों का योग कितना मिला, 40 मिला, 40 मिला। अब इस 40 को हम क्या करेंगे, भाग देंगे। हमने नियम लिखाया था कि 8 से लेकर 56 इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसे हम कितने से भाग देंगे, उसे हम भाग देंगे आपका 8 से, तो 8 पंचे 40। अब 5 आ गया। अब प्रश्न उठता है कि 5 आएगा, तो एक बार आपने अभी जो कॉपी में नोट किया है तालिका उसे पुनः देखें, तो मिलेगा आपको क्या, sp3d संकरण। अर्थात जो भाग देने के बाद भागफल आता है उसका मतलब ये हुआ कि उसमें उतने कक्षक मौजूद हैं। अब यस एक कक्षक हो गया, डी एक कक्षक हो गया और पी के 3 कक्षक हो गए, तो 3 2 5 हो गए। उसी प्रकार समय को न खराब करते हुए अगले उदाहरण पर हम ध्यान देते हैं। तो पहला स्टेप बोलिए क्या होगा, हाँ आपने बिल्कुल सही बताया और आपको आने भी लगा। 2 बच्चे बोल रहे हैं कि हमको कम समझ में आया है, देखो आपको पूरा समझ में आएगा। तो यहाँ पे पहला स्टेप, वेरी गुड, कहेंगे पहला स्टेप है कि तत्वों को अलग अलग करना। तो यहाँ पे मिलेगा आपको सल्फर, क्या मिलेगा, पहला तत्व सल्फर और दूसरा मिलेगा ऑक्सीजन। ध्यान से सुनिएगा, ऑक्सीजन 2 बार है, इसलिए जो ऑक्सीजन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन आएंगे उसे हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो करेंगे पहले हम विन्यास। अब हमें तत्व तो अलग अलग मिल गए कि सल्फर है और ऑक्सीजन है। अब हम करेंगे इसका विन्यास। तो विन्यास करने पर 2 8 6 आ गए, कितना, 2 8 6 आए। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसका होगा परमाणु क्रमांक 8, तो यहाँ मिलेगा 2 और 6। पुनः एक बात को सही समझे, आपने कहा कि सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, 16 होता है। विन्यास करने पर 2 8 और 7, 2 8 6 प्राप्त हुआ और ऑक्सीजन में 2 और 6 प्राप्त हुआ क्योंकि परमाणु क्रमांक 8 इसका 8 होता है। अब देखिए बाहरी कोश में ऑक्सीजन के
6 इलेक्ट्रॉन आए, लेकिन ऑक्सीजन 2 बार है, इसलिए हम इसका गुणा कर देंगे। तो 6 दूना 12 हो गए। अब 12 हो गया और 6 किसका है, सल्फर का है, तो 12 और 6 को हम जोड़ लेंगे, तो 12 6 18 हो गए। 18 को हम भाग देंगे 8 से, देखिए इससे हम भाग देंगे 8 से, तो 8 दूने 16, ये हो गए, बचे 2। अब ये 2 बच्चा है, कुछ बच्चों को ही प्रॉब्लम आती है कि 2 का हम क्या करें। एक बात खास ध्यान देना कि अगर यहाँ पर भाग देने के बाद 1 आता है तो उसे आप छोड़ देना, लेकिन अगर 2 आए तो उसे हम 2 से भाग देंगे, तो 1 आ गया, तो ये पूरी तरह से कट गए। अब जब कट गए तो यहाँ पे होगा क्या आपका, इनके इलेक्ट्रॉनों को या इनकी संख्याओं को जोड़ लीजिए। जब हम जोड़ते हैं तो कितना आता है, 3 आता है। 3 मतलब क्या होगा, sp2 संकरण। क्या होगा, sp2 संकरण। यहाँ पे लिख देंगे हम sp2 संकरण। ये हमें उत्तर मिला, और इसमें sp3d संकरण मिला था। तो हमने इस चीज को देखा। हाँ दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है इसका आंसर, क्योंकि नीचे लिखा गया था, अब क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए इसी क्रम में हम तीसरा ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों हम इसमें देखेंगे कि SO2 में कौन सा संकरण है, तो 2 ये हो गए और 1 ये हो गया, अर्थात इसमें क्या है, sp2 संकरण मौजूद है सल्फर डाइऑक्साइड गैस में। अब हम बढ़ेंगे आगे और देखेंगे कि अमोनिया में कौन सा संकरण मौजूद है। पहला स्टेप है कि तत्वों को अलग अलग करना। तो पहला तत्व है N, परमाणु क्रमांक 7 होगा इसका, 2 और 5। उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो तत्व है वो है हाइड्रोजन, परमाणु क्रमांक 1 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। लेकिन ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 बार है, इसलिए हम एक का 3 बार गुणा करें तो आएगा ये 3। अब जोड़ लेंगे, 5 और 3 8 हो गए, 8 हो गए, तो हम क्या करेंगे, 2 से इसे भाग कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा, ये 4 आ गए। अर्थात इसमें क्या होगा, sp3 संकरण होगा। क्या होगा, sp3 संकरण होगा। पुनः देखिएगा आप, ये हमने लिखा NH3 जो यौगिक आपको दिया गया है, तत्वों को हमने अलग किया तो नाइट्रोजन मिला और हाइड्रोजन मिला। हमने नाइट्रोजन का विन्यास किया, परमाणु क्रमांक 7 है, तो 2 और 5 आया। हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन आया, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 3 बार है, तो हमने 1 को 3 से गुणा कर दिया, तो 3 यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 2 से हमने, मतलब जब इनके इलेक्ट्रॉन को हमने जोड़ा तो 8 आया, तो इसे हमने 2 से भाग दिया तो 4 आया, मतलब कक्षकों की संख्या 4 आई। अर्थात इसमें कौन संकरण है, sp3 संकरण है। आइए हम कुछ और तत्वों के भी संकरण को हम ज्ञात करते हैं। दोस्तों आपके सामने कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आइए लास्ट बार इनके हम संकरण ज्ञात करते हैं। और दोस्तों मैं आपसे एक बात दिल से कहता हूं कि अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हैं तो आप अपने जीवन में कभी भी संकरण को भूल नहीं पाएंगे। यूपी बोर्ड की बात छोड़िए, आपको नीट या जेई या अन्य प्रकार के जो कंपटीशन है उसमें भी ये संकरण आपकी भरपूर सहायता करेंगे। तो आइए दोस्तों, समय को खराब न करते हुए अब जल्दी से वीडियो को समाप्त करते हैं, अर्थात इनके हम संकरण को ज्ञात करते हैं। देखिए पहला है BF3, इसका हिंदी में नाम है बोरान ट्राई फ्लोराइड। क्या है, बोरान ट्राई फ्लोराइड। तो इसमें पहला स्टेप है कि तत्वों को अलग करना। बोरान है इसमें और क्या है आपका, फ्लोरीन है। ये 2 इसके तत्व हैं। कौन है, बोरान है और फ्लोरीन इसके 2 तत्व हैं। उनको हम अलग करेंगे। क्या करेंगे, उनको हम अलग करेंगे, और अलग करने पर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। इसका होता है परमाणु क्रमांक 5, यहाँ पे आएगा 2 और 3, बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन आया, और यहाँ पे इसका होता है परमाणु क्रमांक 9, और यहाँ पे आएगा आपका 2 और कितना आएगा, यहाँ पे 7 आएगा। बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। दोस्तों एक बात खास ध्यान देना कि यहाँ पर जो फ्लोरीन है, जो F है, वो कितनी बार, 3 बार है। अर्थात हम 7 को 3 से गुणा करेंगे, कितनी बार, 3 से गुणा करेंगे तो 21 आएगा। और ये बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 21 हो गए। पुनः ध्यान से देखिएगा, फ्लोरीन जो है यहाँ पर 3 बार है, इसलिए फ्लोरीन का विन्यास किया हमने, तो बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन आए, अर्थात हम 7 को 3 से गुणा कर देंगे तो कितना हो गया, 21 हो गए। अब इसको और इसको हम जोड़ लेंगे, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो होगा कि आपका 24 आएगा। अब इसे हम
8 से भाग देंगे तो कितना आया, 3 आया। तो 8 3 24 हो गई। अर्थात इसमें आपसे कहेंगे कौन सा संकरण है, तो आप कहोगे कि इसमें कौन सा संकरण है, sp2 संकरण। कौन, sp2 संकरण है। तो देखिए बोरान ट्राइफ्लोराइड में कौन संकरण है, sp2 संकरण मौजूद है। आइए हम देखते हैं ZnCl2 में कौन संकरण है। पहले तो हम तत्वों को अलग करेंगे। इसका परमाणु क्रमांक है 30, विन्यास करने पर 2 8 कितना आएगा, 2 8, उसके बाद 18 और यहाँ पे आएगा 2। तो पुनः ध्यान दीजिए 2 8 18 2, बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। उसी प्रकार Cl तो परमाणु क्रमांक होगा 17, यहाँ पे होगा 2 8 7, बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं। लेकिन ध्यान से देखिए ZnCl2 में क्लोरीन हमारा 2 बार है। क्या है, क्लोरीन हमारा 2 बार है, इसलिए हम 7 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 14, मतलब 14 हो जाएगा। और 14 मतलब ये बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन हो गए और ये भी बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन हो गए। दोनों को हम जोड़ लेंगे। जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा 16 मतलब 16 आएगा और इसे हम 8 से भाग देंगे तो आएगा 2, यहाँ पे कट जाएगा। अब इसमें हम संकरण की बात करेंगे तो होगा sp संकरण। कौन होगा, sp संकरण। दोस्तों कितना बढ़िया वीडियो है कि आप उस संकरण मालूम हो, आपको संकरण मालूम हो या ना मालूम हो, लेकिन आप ये तो बता दोगे कि दिए गए यौगिक में कौन सा संकरण है। आइए हम आगे देखते हैं कि अगले जो लिखा गया है XE4 में कौन सा संकरण है। तो इसमें पहला जो स्टेप है वह है कि पहले हम तत्वों को अलग करेंगे और इसके बाहरी कोश में इसका परमाणु क्रमांक 54 होता है। इसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, याद कर लीजिएगा। कितना होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे और संकरण। तो हमने देखा Xe के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन मिल गया, क्योंकि यह अक्रिय गैस तत्व है। क्या है, अक्रिय गैस तत्व है और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हमें मिल गए। अब हम देखेंगे फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का तो हमने कितनी बार किया है, तो कितना होगा, 2 और 7। अब 7 को हम गुणा करेंगे 4 से तो कितना आएगा, 28 आ जाएगा। कितना, 28 आएगा। और 28 में हम 8 को जोड़ देंगे तो 28 और 8 कितना होगा, 36 हो जाता है। 36 होगा। अब 36 को हम 8 से भाग देंगे तो कितना होगा, 8 चौक 32, बचे कितने, 4। अब यहाँ पे 4 को हम 2 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, मतलब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। अब देखिए तालिका, पहली बार हम आपको एक तालिका बनवाए थे, उसमें देखोगे कि अगर इलेक्ट्रॉनों का जो हमने भाग दिया, भाग देने के बाद भागफल 6 आता है तो कौन संकरण होगा, तो संकरण होगा sp3d2। कौन होगा, sp3d2 संकरण होगा। तो यहाँ तक तो आपको पूरा समझ में आ गया है। आइए हम देखते हैं लास्ट स्टेप में कि इसमें कौन संकरण है। तो पहले हम तत्वों को अलग कर लेंगे। तो सल्फर है, परमाणु क्रमांक 16 होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 6 होगा। उसके बाद फ्लोरीन, इसका परमाणु क्रमांक 9 होगा, विन्यास करेंगे तो 2, कितना आएगा, 7 आएगा। अब हम देखेंगे कि F कितनी बार है। F हमारे पास 6 बार है, अर्थात 7 को हम 6 से गुणा कर देंगे तो कितना, 7 42 हो जाएगा। उसके बाद अब 6 को, ये बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन है और ये भी कैसा है, बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन है। अब जोड़ लेंगे इनको हम तो क्या हो जाएगा आपका, 42 और 6, 42 प्लस 6 48 हो गया। अब 48 को हम 8 से भाग देंगे। जब 8 से भाग देंगे तो कितना होगा, 8 6 48। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, ये कट जाएंगे और आएगा आपका sp। क्या आएगा आपका, sp3d2 संकरण इसमें भी आएगा। क्या आएगा, sp3d2 संकरण आएगा। तो हमने देखा कि संकरण ज्ञात करने का आसान तरीका। तो दोस्तों हम यहीं से अपने वीडियो का समापन करते हैं, लेकिन एक बार फिर से हम आपको अवगत करा देना चाहते हैं कि संकरण ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें मालूम होना चाहिए।
पहला देखिए कि जो भी आपको यौगिक दिया गया है उस यौगिक में से तत्वों को अलग कर लेना होगा। क्या करेंगे? जो यौगिक आपको दिया गया है उसमें से आप तत्वों को अलग कर लेंगे, और जब तत्वों को हम अलग कर लेंगे तो दूसरा स्टेप क्या आता है कि वो उस तत्वों का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद हम क्या करेंगे? बाहरी कोश में जो जैसे हमने इसका विन्यास किया और बाहरी कोशों के इलेक्ट्रॉनों को हम जोड़ लेंगे। बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को हम जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद अगर भागफल 2 से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन आता है, कितना? अगर भागफल 2 से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन आता है तो उसे हम 2 से भाग, और 8 से लेकर 56 इलेक्ट्रॉन आता है तो उसे हम कितने से भाग? 8 से भाग करेंगे, और 56 से अधिक आता है तो 18 से भाग करेंगे। तीसरा स्टेप और लास्ट स्टेप है कि एक सारणी हम बनाए थे। भाग देने के बाद अगर आपका भागफल 2 आएगा तो sp संकरण, 3 आएगा तो sp3 संकरण, 4 आएगा तो sp3 संकरण, उसके बाद इसी क्रम में बढ़ता जाएगा। 5 आएगा तो sp3d संकरण, 6 आएगा तो sp3d2 संकरण, और 7 आएगा तो sp3d3 संकरण होगा। तो दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं तक। फिर मिलेंगे दोस्त वीडियो के देखने के बाद। अगर आपके कोई सुझाव आपको कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और आप वीडियो को पूरा देखिए, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं आपको तुरंत नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। धन्यवाद, नमस्कार।